हमारे सह प्रभारी श्रीमान हीरालाल भट्ट जी और ज़िला के जुझारू नौजवान अध्यक्ष श्रीमान राजीव जी, मैं विशेषकर जिनसे हमने बचपन से सीखा, ऐसे ऑडियंस में बैठे श्रीमान मोतीलाल जी मल्ला, हमारे समाज के वरिष्ठ नेता, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और भाइयों और बहन, मैं शुरू ज़्यादा टाइम यून की, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि हम समझते हैं कि समय बहुत हो गया, गर्मी है और एक ग्राह्यता की कैपेसिटी भी है। और हमारे दोनों वक्ताओं ने और राजीव जी ने भी लगभग विषय पूरा किया है। लेकिन जो समय ऊपर से ही हमारे पास जो विषय आया है, यानी मोदी जी की तरफ से जो मैसेजिंग करने का जो एक तरीके से डिसाइड हुआ है मॉडल, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ विकसित भारत और हमारी रोल, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सबके सामने आना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा पार्टी मानती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक नामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां वो ध्यान दिलाना चाहता हूं। याद आती है, वसुधा का नेता कौन, भूखंड का विजेता कौन, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने कभी ना आराम किया, जिसने कभी ना आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। सटीक बैठता है हमारे नेतृत्व पर, हमारे खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पर। हम देखते हैं कि हमने उन प्रधानमंत्रियों को भी देखा है देश में जिन्होंने हर साल छुट्टियों का एक पखवाड़ा मनाया करते थे और सिर्फ अपना परिवार ही नहीं, क्या कहते हैं, लार लक्ष्य लेकर कहां कहां जाते थे। यहां तक कि भारत के सबसे बड़े युद्धपोत INS विक्रांत पर भी छुट्टियां मनाई गई। लेकिन पिछले 11 वर्ष एज प्रधानमंत्री, उससे पहले 12 वर्ष एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, हम में से किसी ने मोदी जी को विश्राम करते हुए देखा है, उनको छुट्टियां लेते हुए देखा है? हो ऑडियंस में कोई तो खड़े होकर बता सकता है, हमने तो नहीं देखा। इसलिए विघ्नों में रहकर, और विघ्नों में कैसे कैसे विघ्नों में, अभी मुख्यमंत्री बने ही नहीं थे तो गुजरात में जो दुर्भाग्यपूर्ण दंगे हुए थे, उसमें उनको लपेटने के लिए सारी दुनिया में किस प्रकार से साजिश की। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना, जो बार बार वो कहते हैं कि जो मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए मैंने उनसे रास्ते बना दिए, और जो कीचड़ फेंका गया उसमें से कमल खिलाने का प्रयत्न किया है, ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से भारत को मिला। ये बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे याद आता है, मैं फिर बता रहा हूं, मैं पॉइंट्स में 2-4 पॉइंट्स बताकर बात को समाप्त करूंगा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी हमारे ध्यान में आ जाए, इसलिए वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु भाइयों को एक चिट्ठी लिखी है 1898 में। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार से दिन और रात के बीच में संध्या का समय होता है, इसी तरह दो युगों के बीच में एक संध्य युग होता है, एक संध्य काल होता है, जो 175 वर्षों का होता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार वो युग संधि का जो काल था वो 1836 में हुआ था, जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। हम सबको मालूम है 50 वर्ष की आयु में रामकृष्ण परमहंस का स्वर्गवास हुआ था, और उस छोटी सी आयु में उन्होंने क्या क्या काम कर दिए, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति देश को दिए, जो खुद 39 वर्ष में चले गए और देश का नाम कहां कहां पहुंचाया। तो उनका कहना था कि 1836 में जो 175 वर्ष का संधि काल, जो युग संधि का समय हुआ है, वो लगभग 2011 तक आ जाता है, और अब उसके बाद भारत का नवोदय का समय आया। यानी ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये ईश्वर की योजना है, जिस योजना के तहत मोदी जी को लाया गया है, ईश्वर ने लाया। लोगों को, हम सबको उसी तरह से एक प्रेरणा मिली कि इस प्रकार के नेतृत्व को इलेक्ट करना है और हमारा भविष्य कैसा होना है। इसलिए अगर आप देखेंगे 2014 में जब मोदी जी सरकार बनी, गार्जियन जैसा पेपर लिखता है कि 800 वर्षों के बाद दिल्ली में कोई भारतीय शासन करने आया। हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी ने कहा था 800 वर्षों में पहली बार दिल्ली पर कोई गौरवान्वित हिंदू, प्राउड हिंदू शासन में आया है।
और हमने उसका परिणति देखी है। वो एक तरफ से नहीं देखी है, चारों तरफ से देखी है। आज पहले जब हम देखते थे कि बाद के देश जो कि अगर स्टेट हेड्स आते थे, मैं ये मानकर कह रहा हूं क्योंकि मैं जिस ऑडियंस के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, इस ऑडियंस के बारे में मैं जानता हूं, द मोस्ट एवियर ऑडियंस, मोस्ट अपडेटेड ऑडियंस। अगर इनमें से इस वक्त भी बिना तैयारी के हम किसी को भी कहेंगे यहां पर आकर बोलने के लिए, धारा प्रवाह बोलेंगे, क्योंकि अपडेटेड रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या न्यूज हो या किसी भी प्रकार से हो। इसलिए आपको आंकड़े देने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ कुछ पॉइंट्स याद दिला रहा हूं मैं, ताकि एक सीक्वेंस में हम हमारे रोल पर फोकस करें कि हमारे आने वाले दिनों में हमारा रोल क्या है। क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने ही हमको बताया कि 2022 में जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे स्वतंत्रता की, ये अमृत काल है। अमृत काल कैसे? जैसे पांडवों का अज्ञातवास या वनवास था, तैयारी का समय है। तैयारी किस लिए? 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। ये सिर्फ ईश्वरीय योजना एक प्रकार से हमारे सामने आती है, ऐसा नहीं है। आप सब में से जो यहाँ दिल्ली में जो नया मंदिर बने हैं अपना अक्षरधाम, आप गए होंगे, आपने वहां नौका विहार किया होगा, ये बोट वाली राइड ली होगी, डेफिनेटली ली होगी। जब बोट में चढ़ने से पहले जब हम वेट करते हैं, एक वहां पर वो बना हुआ है छोटा सा रास्ता बना के ताकि बोट में चढ़ने के लिए, वहां पर विल दुरंत की हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कोटेशन लिखी। विल दुरंत अमेरिकन एक हिस्टोरियन थे, 10 वॉल्यूम्स में हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड लिखी है। तो उनकी जो कोटेशन वहां पर लिखी है कि इस दुनिया का, इस विश्व का, वर्तमान विश्व का अगर विनाश में एंड नहीं होना है, अगर इसका एंड विनाशकारी नहीं होना है, तो इसकी जो एंड है, इसका समाप्ति भारतीय तरीके से होनी है, नहीं तो ये विनाश हो जाएगा। तो इसलिए मानवता के कल्याण के लिए भारत का विकसित होना जरूरी है। और विकसित भारत यानी क्या? विकसित भारत सक्षम भारत, विकसित भारत सशक्त भारत, विकसित भारत जो नॉलेजेबल है, जो हमारे पास पुरानी नॉलेज है उसको वर्तमान युग के अनुसार इंटरप्रेट करने वाला भारत, पुरानी चीजों को नए तरीके से ढालकर आज के युग अनुसार उनका उपयोग करने वाला भारत, और सिर्फ अपने लिए करने वाला नहीं, तो दुनिया में उसका मैसेजिंग करने वाला है। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत वैक्सीन बनाता है तो वो सारी दुनिया को वैक्सीन दे देता है। मानवता की सेवा करता है। तो ब्राजील के प्रेसिडेंट क्या करते हैं? वो हनुमान जी का चित्र दिखाते हैं जिसमें संजीवनी बूटी के वो चित्र है, लेकिन संजीवनी की बूटी की जगह वो वैक्सीन दिखाते हैं, कोविड वैक्सीन दिखाते हैं। तो इस भारत को अगर बनना है और इसको विकसित भारत और सक्षम बनना है, तो 2047 तक हम सब के लिए भी कुछ जिम्मेवारियां स्वयं मोदी जी ने तय की। 11 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। उन 11 पॉइंट्स पर हमको ध्यान देना होगा, जिसमें हम सबको एज आम नागरिक, कई बार लगता है कि हमारा काम क्या है, लेकिन उन्होंने जो काम दिए हैं वो ऐसे काम है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसमें यह ना रहे कि जिस तरह से जब वो राम पुल बन रहा था अपना इस पर लंकाशीर, तो उस वक्त गिलहरी की उदाहरण हम सबको मालूम है। तो हमारी कंट्रीब्यूशन विकसित भारत में हो, इसके लिए निश्चित क्या करना है, तो कुछ पॉइंट्स क्या दिए हैं। रेस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ, ये कहने की बात नहीं है, इसको करके दिखाना है। ये ग्राउंड में दिखे। जिस प्रकार से उन्होंने इज्जतघर बनाने के लिए स्वच्छ भारत का आंदोलन चलाया है, तो उन्होंने जो आह्वान किया है कि सिटीजन स्वयं होकर रेस्पेक्ट फॉर लॉ, रूल ऑफ लॉ, इसके लिए रेस्पेक्ट करें। फ्रीडम फ्रॉम स्लेव मेंटलिटी। अब फ्रीडम फ्रॉम स्लेव मेंटलिटी क्या होता है? हमारे समाज में ही बहुत से लोग हैं, शारदा मंदिर बनाते हैं, शारदा मंदिर के बारे में बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत स्वागत योग्य और बहुत ही श्रेष्ठ कार्य हुआ है। लेकिन जिस नदी पर वो बना है उसको हमारी संस्कृति में कृष्णगंगा कहते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे बहुत से लोग उसको नीलम बोलते हैं। ये स्लेव मेंटलिटी है। स्लेव मेंटलिटी अगर आप देखेंगे, कश्मीर से जुड़े हुए भी बहुत से लोग, कश्मीर में भी जो ऐतिहासिक स्थान है उनका नाम किस प्रकार से ले लेते हैं। तो स्लेव मेंटलिटी
इसमें से फ्रीडम कैसे, हमारी जो पुरानी जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की है उसको ध्यान में लाते हुए उसको जमीन पर लाना, उसमें अपने दैनिक व्यवहार में भूल कर भी हम योगा दिवस मनाते हैं। नहीं, योग है भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो स्लेव मेंटलिटी जो हमको अंग्रेजों ने बताया वो नहीं। हम स्वयं क्या करते हैं, एंड टू डायनास्टिक पॉलिटिक्स। हम सबको अपने वोट से, अपने नैरेटिव में बात करते हुए इंश्योर करना होगा कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स देश में दोबारा ना हो, क्योंकि डायनास्टी की पॉलिटिक्स जब होती है तब हम देखते हैं कि 3 पीढ़ियां जम्मू कश्मीर में भी राज करती हुई चौथी को ट्रेन कर रही है साथ साथ में, ताकि आगे भी धोखा देते रहे, आगे भी बेवकूफ बनाते रहे। इस प्रकार की जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स का जहर जो देश में चला है उसको समाप्त कैसे करना है। रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो समान लोग निकालते हैं छोटी छोटी किताब, उसमें अंदर खाली कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं उसमें कुछ लिखा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान बताते हैं। लेकिन सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट ये होता कि 370 लगना ही नहीं चाहिए था, वो लगा तो उसको समाप्त करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट अगर होता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट होता है तो जो देश में जो ज्यादतियां हुई है उनका न्यायपूर्वक कैसे समाधान हो, ये एंश्योर करना होगा। प्रोटेक्शन फॉर रिजर्वेशन, वुमेन लेड डेवलपमेंट, स्टेट ड्रिवन ग्रोथ। हर स्टेट ग्रो करे, हर स्टेट विकसित हो, तभी तो भारत विकसित होगा। इसी तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और सबका साथ सबका विकास। ऐसे 10-11 पॉइंटों का ये एक हम सबके सामने मोदी जी ने रखा है, विषय रखा है कि हम सबको इसके बारे में सोचना होगा, हम इसमें से कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। हम भी विघ्नों में धरे हुए, हम पिछले 30-35 साल से विस्थापन में हैं, हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे उन समस्याओं का समाधान हमको मालूम है कि यह एक नेतृत्व ऐसा है जिस नेतृत्व में 2014 में आने के बाद हमारे साथ जो न्याय किया है, कुछ प्रकार से अभी पूर्ण न्याय हुआ है ऐसा मैं क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि अभी पूर्ण न्याय नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है उसको अप्रिशिएट भी किए बगैर रह नहीं सकते। आपको याद होगा 2014 से पहले जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, उसमें हमको किन के साथ रखा जाता था, क्लब किया जाता था, विडोज एंड ऑर्फन्स ऑफ स्लेन टेररिस्ट्स। रिपोर्ट है, आप सारे गूगल करके निकाल सकते हैं कि विडोज एंड ऑर्फन्स ऑफ स्लेन टेररिस्ट्स के साथ कश्मीरी विस्थापित की भी जरूरतें हैं। 5 कैटेगरीज के साथ हमको जोड़ा जाता था, लेकिन पहली बार 2014 के बाद जब आदरणीय प्रेसिडेंट साहब ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जब ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया, तो उन्होंने पहली बार कश्मीर के विस्थापित समाज को, कश्मीर के हिंदू समाज को डिलिंक किया कि इनकी समस्याएं अलग है, इनकी समस्याओं का समाधान अलग है। वहां से लेकर जिस प्रकार का राजीव जी ने बताया, चाहे वो एम फॉर्म समाप्त करना हो, क्योंकि हमारी समस्याओं पर फोकस है, हमारी समस्याओं का ध्यान है, या आगे आने वाले समय में टिकलाल टिपलू पुनर्वास योजना के माध्यम से जो हमारे नेतृत्व के साथ चर्चा करते हुए किस प्रकार से हम वापस कश्मीर में बने, और जब विकसित भारत होगा, जब विकसित जम्मू कश्मीर होगा, उस विकसित जम्मू कश्मीर में प्राउड कंट्रीब्यूशन के साथ, कंट्रीब्यूटर्स के साथ साथ हम कश्मीर में वापस उसी सम्मान के साथ रहे जो हम हजारों साल से वहां पर रह रहे थे। उस प्रकार से पिछले जो 600-700 वर्षों का जो हमारा गुलामी का कारण है, इसमें से उस परिस्थिति को निकालकर हम वास्तव में वहां उस प्रकार से रहे जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर विस्थापित जिले का विशेषकर अपने नेतृत्व के साथ चर्चा करते हुए एक फॉर्मेट भी बना हुआ है, वन प्लेस सेटलमेंट। ऐसा ही कोई आलो करेगा, आलो करने की जरूरत कहाँ है, वो समस्याएं सुलझाने की जरूरत है। जिस समस्याओं की वजह से हम निकले, उन समस्याओं का हल निकलेगा तो हम अपने आप ही जाएंगे ना, हमें किसी के बुलावे की जरूरत है, अपने घरों में जाने की जरूरत होती है क्या। इसी प्रकार से जो भी समस्याएं हमारे, चाहे वो जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं, चाहे ओवरऑल समाज के सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ी दिक्कत हम सब के सामने आते हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर बोलती रहती है। संकल्प पत्र में, अपने प्रॉमिस में भी दोहराया है कि हमारे को एफर्ट करेंगे हम कि ये जो वोट है हमारा
असेंबली और पार्लियामेंट का तो कश्मीर में रहे, लेकिन म्युनिसिपल वोट जम्मू में रहे। इस प्रकार का एक हम सबका एक मत है, इसके प्रयास हम करने वाले हैं। लेकिन मेरा ये सब कहना है कि अगर हमको आगे की तरफ, आज की दुनिया कोई आसान दुनिया नहीं है। जियोपॉलिटिक्स आप सब लोग मेरे से बहुत ज्यादा समझते हैं, किस प्रकार के फोर्सेस आपस में लड़ रहे हैं और किस प्रकार के, आप एक समझ लीजिए, अभी एक रिपोर्ट आई थी, एक छपा था कि 15 ऐसी बड़ी कंपनियां जिनको इस साल के जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हथियारों के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, उनमें से पहली बार भारत की 2 कंपनियां HAL हॉल और BHEL। ये छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये छोटी उपलब्धि हमारे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो डिफेंस में अपना कमाई करते थे, जो भारत को भी बेचते थे और दुनिया को बेचते थे, दुनिया को आपस में लड़वा कर हथियार बेचते थे। ऐसी लॉबी भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। इसीलिए अगर आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी वो देश जिन पर, या वो प्रेसिडेंट जिन पर हमको बड़ा विश्वास था कि ये भारत की जो जस्ट डिमांड थी कि टेररिज्म को समाप्त किया जाए, उसके लिए भारत के साथ होंगे, उनके भी बोल बदले बदले थे, क्योंकि वो भारत को विकसित होते हुए नहीं देखना चाहते। इसी तरह से आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी अल्टरनेट एनर्जी पर, खासकर सूर्य जो ये सोलर एनर्जी है उस पर फोकस करते हैं, तो ट्रेडिशनली जो लॉबी है, ऑयल लॉबी है, उनको हर्ट करते हैं। आप वैक्सीन बनाते हैं जो आपको 1000 कम से कम 1000 रुपए के कॉस्ट फाइजर और इस प्रकार के देने वाले थे, आप अपना वैक्सीन बनाते हैं तो उसमें उनको आप चोट करते हैं तो वो आपके दुश्मन बनते हैं। इसलिए इन दुश्मनों के माहौल में, इस वातावरण में आपको आगे बढ़ना है, इन विघ्नों में से आगे निकल करना है। तो मोदी जी का नेतृत्व तो हमारे पास है, लेकिन उनका जो समर्थन हमको देना है, उनका जो साथ हमको देना है, उन्होंने जो अपेक्षा हमसे की है, हम इसको पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन कुछ बातों के लिए जो मुझे कहा गया आपके सामने रखने के लिए, आपने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आपका आभारी हूं और जिले के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं एक सफल कार्यक्रम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 8 मिनट मारा तकलीफ भाई, तो पत्र भी प्लीज।